विशाल समंदर हो, पहचान अपनी उससे बड़ी रखना, तूफान मंजिल में हजार हो, पैरों को वृक्ष की जड़ से मजबूत रखना। मैं के रितिश राम या रितिश ने खींचा है, आया हूँ आपको एक कहानी बताने, अंडमान द्वीप की सुंदरता को अपने कैमरे से कैद करके। उससे पहले मेरे बारे में आपको पहचान करा देता हूँ। मैं एक विद्यार्थी या स्टूडेंट जिसे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर कुछ नया जानने का एक्साइटमेंट हमेशा रहता है। मुझे अपने कैमरे से कहानियां कैद करना बहुत पसंद है। यादों को इस छोटे से कैमरे में निकालना मुझे बहुत पसंद है। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर शहर से यह लड़का कहानी खोजते हुए अब अंडमान को एक कहानी में लाने का सोच रहा था। आप सोच रहे होंगे सोच रहा था? जी, बात कुछ 2019 की है। मिला उसे एक नया स्मार्टफोन और उसने सोच लिया कि इससे अंडमान को अपने तरीके से दिखाते हैं, जैसे वो देख रहा था। फिर आया कोरोना, जिसने पूरे अंडमान को जैसे बंद ही कर दिया था। पर उस वक्त मैंने अंडमान को उतना शांत कभी नहीं देखा। और अब है 2024, 4 साल बाद मैं ये बना रहा हूँ। पहला सवाल तो टूरिस्ट ये पूछते हैं कि अंडमान इतना सुंदर क्यों है, क्या है उसमें? चलिए बताता हूँ। ये अंडमान द्वीप, हमारा द्वीप, भारत का सबसे सुंदर द्वीप क्यों है। अंडमान निकोबार द्वीप एक 572 द्वीपों का समूह है जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, अंडमान और निकोबार। अंडमान को और 3 हिस्सों में बांटकर रखा हुआ है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान, जिसमें अंडमान का शहर पोर्ट ब्लेयर है और वो यहाँ के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ के पर्यटक के लिए घूमने का सबसे बढ़िया स्थान। अंडमान अपने मौसम के लिए बहुत लोकप्रिय है। यहाँ पे आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि कब बारिश पड़ जाएगी। यहाँ के बादलों और सनसेट से बच के रहिएगा, ये आपको अपने वश में यूं ही कर लेंगे। यहाँ के बीचेस के तो क्या ही कहने। आप जब उस सफेद रेत में चलेंगे और वो समुद्र के वेव जब आपके पैरों को गले लगाएंगे, तो उससे बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और यही नहीं, अंडमान अपने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए भी बहुत मशहूर है। यहाँ आपको 2200 या 2200 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ या स्पीशीज आपके पेड़ पौधे मिल जाएंगे। और इन जंगलों में आपको कई प्रकार के जानवर भी मिल जाएंगे जो सिर्फ अंडमान में ही पाए जाते हैं। लगभग 1100 स्पीशीज है जो पूरे अंडमान में आपको मिल जाएंगे। अंडमान निकोबार के कोरल रीफ्स एशिया के छठे या 6th लार्जेस्ट कोरल रीफ्स में आते हैं। और इनकी एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं आपको, ये हमारे अंडमान को कोस्टल इरोजन और स्टॉर्म्स से बचाते हैं। बात हो ही रही है कोरल्स की, तो आपको इनमें रहने वाले लोगों के बारे में भी बता देता हूँ। अंडमान में 1200 या 1200 से भी ज्यादा मछलियों की प्रजातियां रहती है और डॉल्फिन्स, डुगोंग, लॉबस्टर, सी अर्चिन्स यहाँ के लोकप्रिय जीव है जो डाइवर्स दूर दूर से इन्हें देखने आते हैं। और अंडमान में जी 10 बज गए हैं, सो जा, कल कॉलेज जाना है। जी जा रहा हूँ, बाकी की बातें कल करते हैं।
मैन क्या क्या फॉलो करता है इसमें एक आइडिया नहीं बहुत सारा आइडिया वो पहले जो है क्योंकि सब जगह के जंगल कट रहे, घर बन रहे हैं। Manage is a very big thing that is not happening properly. बहुत सारे कैनल्स में देखिए इतना सारा चीज वहाँ मिक्स हो गया। ये प्लास्टिक पोल्यूशन जब समुंदर में जाता है, जो लिटरिंग हो रहा है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ऐसा नहीं कि मतलब माइक्रो प्लास्टिक में हो गया तो प्लास्टिक खत्म हो गया, प्लास्टिक रहता है। नो मैटर प्लास्टिक भी अगर आप बैन कर लो 1 लीटर बॉटल, पीपल स्टिल आई हैव सीन दे थ्रो रैपर्स हो गया या चिप्स का पैकेट हो गया इन दी ऑन द बीच और ऑन द रोड्स, सो दैट इज डेफिनेटली देयर। The Andaman Nicobar Islands, the biggest thing for this change is पहले Andaman Nicobar Islands में the population was very less. Okay. And even the tourists that used to come here was hardly few in numbers because connectivity इतना था नहीं। अब जैसे population increase हो रहा है, tourist का जो flow बढ़ रहा है, so definitely the garbage system because we don't even have a proper sewage system here. तो डेफिनेटली इंक्रीज होता है बिकॉज नो मैटर प्लास्टिक भी अगर आप बैन कर लो 1 लीटर बॉटल, पीपल स्टिल आई हैव सीन दे थ्रो रैपर्स हो गया या चिप्स का पैकेट हो गया इन दी ऑन द बीच और ऑन द रोड्स, सो दैट इज डेफिनेटली देयर। सेकेंड थिंग इज जो इंटरनेशनल वेस्ट जो आ रहा है, जैसे थाईलैंड इंडोनेशिया सब देखते होंगे जो कचरा जो आ रहा है, तो वो भी entire world, if you see 90s and if you compare now, even the garbage system has increased along with the population. So I feel that is one of the major things. At the end of the day, एक तो क्या है कि गलती हमारा भी है as a citizen और islanders, कि हम लोग कचरा फेंकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है, जैसा मैंने कहा, पॉपुलेशन जब इंक्रीज होता है कचरा भी डेफिनेटली इंक्रीज होता है, बट सबसे बड़ा चीज़ है इसको हम लोग मैनेज कैसे करें। मैनेज इज अ वेरी बिग थिंग दैट इज नॉट हैपनिंग प्रॉपर्ली। बहुत सारे कैनल्स में देखिए इतना सारा चीज़ वहाँ मिक्स हो गया, अगर वहाँ पे अगर नेट डाल दें या तो कोई चाहे तो कचरा वहाँ आके एक जगह में रुक जाएगा, एंड देन एवरी डे नहीं भी होने से 2 दिन में एक बार म्युनिसिपल और दी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, दे कैन कम एंड दे कैन जस्ट कलेक्ट द गार्बेज। बेसिकली क्या है कि रोड साफ हो रहे हैं, नाला भी कोई जगह साफ हो रहे हैं, बट फ्रीक्वेंसी जो है साफ करने का, कैनल्स हो गया, नाला हो गया, उतना नहीं। आपको क्या लगता है कौन सा प्राइमरी टॉक्सिक सब्सटेंस है अंडमान में और अंडमान के सी में हैबिटेट में? टॉक्सिक सब्सटेंस पे काफ़ी सारे चीज़ें आ जाता है। ऑयल स्पिल हो सकता है, हो रहा है क्योंकि काफ़ी शिप्स यहाँ पे गुजरता है। केमिकल हो सकता है, प्लस प्लास्टिक पोल्यूशन हो सकता है, और रिवर्स और ड्रेनेजेस से जो वेस्टेज जा रहा है वो हो सकता है। ये प्लास्टिक पोल्यूशन जब समुंदर में जाता है, जो लिटरिंग हो रहा है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि जो रिसर्च पेपर्स में भी है और लोग इससे अवेयर भी है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी डिफरेंट वे पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। इवन लैंड पे भी, ओशन में भी, इवन हम लोग का हेल्थ में भी, इवन एनिमल्स को भी थ्रेट्स है इस प्लास्टिक पोल्यूशन से। लोग समझते हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं समझते इसका इम्पैक्ट ये है, बट
उन लोग को जब तक वो फील नहीं होता है वो तब तक उन लोग वो बिहेवियर चेंज नहीं होता है। तो किसी को एक बार बोल देने से समझ जाएगा वो पॉसिबल भी नहीं है। मे बी हम लोग 20 लोगों को बता रहे तो उसमें से 10 लोग समझते हैं, 10 लोग इग्नोर करते हैं। मे बी उन लोग को ये भी हो सकता है 10 दिन के लिए सोचते हैं कि हाँ मतलब हाँ हम लोग करेंगे, बट 10 दिन के बाद फिर से उन लोग सेम स्ट्रेन पे आ जाता है। बट कांस्टेंट जो बोलते रहना, अवेयर करना और नॉलेज देना और कंटिन्यूसली जो पुश करेगा तब जाके बिहेवियर चेंजेस पे सी ओवरऑल तो वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग तो हो रहा है, there's no doubt about it. बट अंडमान में व्हाट सम डेटा दैट आई हैव सीन कि यहाँ पे उल्टा फॉरेस्ट बड़ा है, कटा नहीं कोई एरिया, बट बोर्डर सिटी इफ यू सी यहाँ पे फॉरेस्ट कम हो। अब पहले ऐसा था कि यू नो बचपन में भी व्हेन वी यूज्ड टू गो आउट, अभी आपको हर 50 मीटर में आपको बड़ा बड़ा पेड़ लगता था, वीआईपी रोड में पूरा पेड़ से भर के था, ना आपको शेड मिलता था, तो इतना वो फील नहीं होता। अब जैसा पेड़ अगर सेफ्टी के लिए भी अगर पेड़ काटा हो या बिल्डिंग सब इतना आ गया हो, क्या कि डायरेक्ट हीट हमारा। आपको एक सिंपल एग्जांपल मैं दूंगा, इन दिस हीट होता है जैसे गर्मी है, पर गर्मी में अगर आप कोई भी बड़ा पेड़ के नीचे जाके बैठ जाइए आपको इतना मालूम नहीं होगा। आप भले ही शेड से आप बाहर आ जाइए डायरेक्ट धूप आपको। सो वो चीज़ है, आई थिंक कटिंग ऑफ ट्रीज तो डेफिनेटली, प्लस ट्रैफिक बढ़ गया है, लोग इतने हैं, पोल्यूशन तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट करते ही है। So that is also one major factor कितना changes that we have seen. क्योंकि सब जगह के जंगल कट रहे, घर बन रहे हैं। अगर इस जंगल को काटना रोक दिया जाए, अगर करते करो, मगर कम से कम पेड़ तो एक साइड में लगाओ। अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो 10 पेड़ लगाना चाहिए, ऐसा नहीं हमें, मगर हम कर नहीं रहे, सब ज्यादातर फॉरेस्ट को काट के अपने बिल्डिंग बना के पैसे कमा रहे हैं। वो चीज नहीं होना चाहिए। जहाँ पशु पक्षी है उसका जगह को नाश नहीं करिए, कम से कम पूरा नहीं, थोड़ा तो उनके लिए छोड़ देना चाहिए। और हमारा एक फर्ज बनता है, जहाँ पानी था वो जगह बंद करके भी घर खड़ा करते हैं। जैसे पौंड वगैरह गड्ढा में पानी होता था, वैसी उसी जाती तो नहीं है, तो उस चीज को भी मेंटेन करके रखा जाए। अगर नहीं होता तो हम अपनी तरफ से पानी और दाना रख सकते हैं चिड़ियों के लिए, पेड़ में टंगा कर, उसको मिलेगा। जब भी मतलब रिवर से या बीच से जो लैंड से मतलब ओशन में प्लास्टिक जाता है, और कभी कभी दूसरा कंट्री का भी प्लास्टिक आइलैंड्स पे देखने को मिलता है। जब ये सारा प्लास्टिक ओशन पे, कोस्टल एरिया पे आके कहीं पे रुकता है जहाँ पे रॉक्स होता है, कोरल रीफ होता है, तो ये प्लास्टिक जो है डिफरेंट टाइप्स में वो ब्रेक डाउन होता है। और इसका ब्रेक डाउन होने का मतलब मल्टीपल स्टेजेस होता है। एक मैकेनिकल स्टेजेस होता है जिसमें वेव का एक्शंस का वजह से, प्रेशर का वजह से, एब्रेशन का वजह से चीज़ें ब्रेक डाउन होता है। दूसरा होता है केमिकल रिएक्शंस, जब ओशन का वाटर का केमिकल्स प्लस ये प्लास्टिक का जो केमिकल्स है वो रिएक्शन से होता है। और बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन, जो ऑर्गेनिजम्स, अलगे हो गया या कुछ भी जो भी ऑर्गेनिजम्स ओशन पे होता है वो भी ब्रेक डाउन करता है। जब इस तरह प्लास्टिक या कोई सॉलिड प्लास्टिक अगर ब्रेक डाउन होता है वो माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होता है। बट माइक्रो प्लास्टिक ऐसा नहीं कि मतलब माइक्रो प्लास्टिक में हो गया तो प्लास्टिक ख़त्म हो गया, प्लास्टिक रहता है। अभी रिसेंटली एक रिसर्च पे ऐसा देखा है कि प्लास्टिक रॉक्स बोल रहा है। प्लास्टिक रॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्ग्लोमरेट एक रॉक फॉर्मेशन होता है, जो कि सैंड, छोटा छोटा जो रॉक्स होता है प्लस सैंड का कंपैक्शन होने के बाद वो रॉक बनता है। अभी उसी में ही प्लास्टिक का भी पार्टिकल्स उसमें इंक्लूड हुआ है, जिसको प्लास्टिक रॉक बोल रहे हैं। सो प्लास्टिक प्लस नॉन डिग्रेडेबल जो भी चीज़ें होता है वो कंपैक्शन हुआ तो वो रॉक बन जा रहा है। तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट कर मतलब डायरेक्ट जो है वो इकोलॉजी पे इम्पैक्ट करते हैं। जब कोरल्स में भी वो माइक्रो प्लास्टिक आता है तो कोरल्स का ग्रोथ रुक जाता है। ये डायरेक्ट मेरीन
इकोसिस्टम पे इफेक्ट करता है। वहाँ पे फिश का ग्रोथ कम हो जाता है। अगर फिश का ग्रोथ होता है तभी प्लास्टिक उसमें देखने को मिल रहा है। ऐसा रिसर्च में भी काफ़ी जगह में लिखा है कि फ़िश में भी प्लास्टिक फाइंड आउट हो रहा है, और वो फिश हम लोग खाते हैं, फिर हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट हम लोग तक देखने को मिल रहा है। So what measures do you believe should be taken to address the ongoing issue of plastic pollution? आई थिंक मल्टीपल मेजर्स लेना चाहिए। वन मेजर से कुछ नहीं होता है। सिस्टमिक मेजर्स, जो भी सिस्टम अप्रोच करता है उसमें मॉनिटरिंग रिसर्च दोनों होना चाहिए, और मॉनिटरिंग रिसर्च ही डेटाबेस है कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। उसी तरह बिहेवियर कैंपिंग्स रन करना चाहिए, एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स और इम्प्रूव करना चाहिए। यहाँ पे जितना भी इंस्टीट्यूट्स है, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, यूथ क्लब्स हो, विलेजर्स हो, इन सब का कोलैबोरेशन हो के पार्टिसिपेटरी वे पे अगर हम लोग काम करेंगे तब जाके ये एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है मैनेजमेंट के। एज अ यूथ, एज अ पर्सन, एज अ आइलैंडर, मैं भी एक आइलैंडर हूँ, तो अगर मैं जो फील कर रहा हूँ इस आइलैंड्स का ब्यूटी के लिए, या इस आइलैंड का जब मैं इस आइलैंड का एनवायरनमेंट का जो इम्पोर्टेंस है, इसका मैकेनिज़म्स है, और इससे जब मैं रिलेट करता हूँ तो ये इसको और कुछ नहीं चाहिए, यही एक ब्यूटी है। अगर ये एक पेड़ खड़ा है, हम लोग पेड़ में पेंट मारते हैं, आई डोंट थिंक सो वो पेंट उसको ज़रूरी है, वो वही एक ब्यूटी है। तो प्लस जहाँ पर भी जो नेचुरल ब्यूटी होता है वहाँ पे जब हम लोग कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, आई थिंक वो बहुत सोच समझ के करने से अच्छा है, और वो इको फ्रेंडली वे पे अगर करना ही है तो इको फ्रेंडली वे पे करने से अच्छा है। प्लस मैं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज एक आइलैंडर्स को देना चाह रहा हूँ कि जब भी उन लोग कोई भी बीच पे जाएंगे, जाते समय मतलब यही कोशिश करना है कि लिटरिंग ना करें, और अगर कुछ मटेरियल्स अगर उन लोग यूज़ करते हैं वो प्रॉपर डिस्पोजल करें। तो एज अ अंडमानी हम लोग अगर इतना ही फॉलो करेंगे तो आइलैंड्स को हम लोग काफ़ी अच्छा मतलब बहुत खूबसूरत रख पाएंगे।